Hello everyone, today I am Risha Gupta, welcomes you all in Nyay. Today we are going to discuss some important current affairs which is not only important for your prelims but also for your mains. So just let's begin without wasting much time. Our first topic is basic structure doctrine in Indian Constitution. इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से केशवानंद भारती केस का क्या ऐसा सीन है, क्या ऐसा इशू उठा है और क्या इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है. सेकेंड, अरब कंट्रीज ट्रूज, इन लोगों के बीच में क्या गठबंधन बनी है, ऐसा क्या था, क्या लड़ाई हुई थी. विल हैव अ लुक ऑन दिस. देन वी हैव यूएस बैक इन द पेरिस क्लाइमेट क्लब. कैसे जॉय बिडेन डांस करते करते इस क्लब को वापस ज्वाइन कर रहे हैं. दिस इज नॉट अ क्लब बट दिस क्लाइमेट convention that the US is joining. Then we have भारत रत्न राव, प्रोफेसर राव. ये भारत रत्न इनका क्यों चर्चा आया है न्यूज़ में. Then we have WhatsApp privacy concern. इसके बारे में सबको पता है, बहुत इसका इशू उठा था कि हम सब लोग WhatsApp डिलीट कर देते हैं, कोई और ऐप ले आते हैं बात करने के लिए. एंड ऐसा क्या रीज़न था और अभी क्या सिनेरियो है. Recently, Keshwananda Bharti of landmark Keshwananda Bharti passed away. Sir, rest in peace, and we are really thankful to you कि आपने बहुत बड़ा एक चेंज ले आए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. And let's have a look on the change. Firstly, in 1961 and 1965 में ये था कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी कुछ भी अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, इवन आवर फंडामेंटल राइट्स. सो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ फेयर कि अगर सब कुछ कर सकती है तो हम लोग एज ए सिटीजन हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ गए. देन गोलकनाथ केस में ये हुआ कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 368 डिड नॉट कन्फर एमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट, और उसने ये कहा कि जो FRAs है दैट इज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट. फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट छेड़ नहीं सकती, वो चाहे कुछ भी अमेंडमेंट करे लेकिन इसको नहीं हाथ लगा सकती. देन बहुत इंटरेस्टिंग हुआ 1971 में जब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया. इसने तो पूरी गोलकनाथ की काया ही पलट दी. उसमें ये बोला कि जो आर्टिकल 13 है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. आर्टिकल 13 ये बोल रहा है कि अगर कोई भी जो रूल है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है इट इज़ इटसेल्फ अ वॉइड. मतलब सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, उसने सिंपल कह देना है, कट मार देना है कि नहीं ये वॉइड है, इस नल एंड वॉइड हम इस लॉ को डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को छेड़ रहा है. बट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो आर्टिकल 13 है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के अंडर अगर हमने कोई भी अमेंडमेंट करी है उसको आर्टिकल 13 उस पर एप्लीकेबल नहीं है. तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है उसको अपनी एसेंट देनी पड़ेगी, अपनी रजामंदी देनी ही पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए, और उसके पास ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए कोई वीटो पावर भी नहीं है. देन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ कि ये जो पावर था, राइट टू प्रॉपर्टी का जो स्कोप था उसे काफ़ी हद तक कम कर दिया गया. इसमें इसका मतलब ये कि अगर किसी ने ये कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट इज लाइक डूड आई वांट दिस प्रॉपर्टी, आप इसका कॉम्पनसेशन पकड़ो और हमें इसको पब्लिक यूज बेनिफिट के लिए चाहिए. तो इसमें ये हुआ कि जो आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस करा गया जिसमें ये था कि स्टेट कैन इनेक्ट एनी लॉ अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C. विल डिस्कस 39B एंड 39C लेटर ऑन, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल कि जो 39C वो ये बोल रहा है कि अगर 39B एंड 39C वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 31 विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसका मतलब ये है कि अगर आपके 14, 19 और 31 वायलेट हो रहा है तो इसके लिए आप जाके कोर्ट में जा ही नहीं सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते. तो ये जो गोलकनाथ ने कहा था कि ये जो अमेंडमेंट है 368 के अंडर
और FRS को तो अमेंड कर ही नहीं सकते, बट इधर ये बोला जा रहा है कि जो DPSP के पर्पस के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं, और इट मीन्स दैट 39B एंड 39C इज सुपीरियर देन आर्टिकल 14, 19 and 31. Let's have a look at 39B and 39C. Why is it so important? और इसमें से जुडिशियल रिव्यू भी हटा दिया गया है, इसका जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है उसे भी हटा दिया गया 39B एंड 39C के लिए। अगर आपका ये चीज़ इस पर्पस के लिए लिया जा रहा है लैंड, तो क्या कहते हैं आप इसके लिए जस्टिस भी नहीं मांग सकते, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। 39B में ये है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। अगर समाज सेवा के लिए हम ये ज़मीन ले रहे हैं तो उसके लिए आप जाके लड़ाई नहीं कर सकते या फिर हक नहीं मान सकते। या फिर 39C में ये है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। एक जगह सारे पैसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेट ना हो और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो उस कंसर्न के लिए। अगर स्टेट कुछ स्टेप्स ले रही है तो देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू इन दैट। बट देन वी हैव 1973 केशवानंद भारती केस, द मोस्ट ट्रैजिक केस इन द हिस्ट्री, जहाँ पे 13 जजेस बैठे थे और अभी तक का सबसे बड़ा बेंच है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आर इनवायलेबल एंड हेंस कैन नॉट बी अमेंडेड। बेसिक स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट कर सकती है, मतलब फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, लेकिन ही इज नॉट अलाउड टू टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो सिंपल ये है कि लाइक द प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव्स, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 एंड 226। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे आर्टिकल 32 एंड 226 है क्या, एंड देन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, और थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द DPSP, सॉरी फंडामेंटल राइट्स थर्ड पार्ट, फोर्थ इज DPSP। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये है नो वन इज सुपीरियर देन एनीथिंग, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन पार्ट 4 एंड पार्ट 3rd। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और जुडिशियल रिव्यू। ये नहीं कि पार्लियामेंट आगे कह रही है कि भाई अब जुडिशरी आप छोड़ दो, हम मतलब आपके पास ये जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है, तो ये लॉ नहीं निकाल सकती वो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अमेंड नहीं कर सकती, एक्सेस टू जस्टिस नहीं अमेंड कर सकते, एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि 32, 136, 141 एंड 142 इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल्स। देन उसके आउटकम क्या थे केशवानंद भारती केस के? एक तो जो अपहेल कर दिया था, जो 24th अमेंडमेंट एक्ट था, उस जिसमें ये कहा था कि आर्टिकल 13 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, बल्कि इट इज एप्लीकेबल इफ इट इज टचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ऑलराइट, तो जो पार्लियामेंट के पास पावर है कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, तो नो डूड, यू डोंट हैव द पावर टू अमेंड एनीथिंग। आप बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते। देन उन्होंने ये बोला कि गोलकनाथ ने जैसे बोला था कि फंडामेंटल राइट को तो बिल्कुल नहीं छेड़ सकते हैं अगर वो क्या कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं टच कर रहे, प्लस इफ इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट ओनली तब दे कैन। एंड व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट दे कैन अमेंड इज 14, 19 एंड 31। देन अदर जजमेंट्स ये था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस अमेंडेबल। ऑलराइट, देन वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज अरब कंट्रीज ट्रूस। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अरब के जो कंट्री था, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इनके बीच में ना पहले लड़ाई हो रही थी। फाइनली दे रियलाइज्ड कि अपने ही लोगों से लड़के क्या फ़ायदा। एक्चुअली इनके बीच में ये नहीं था कि अपने लोगों से लड़के क्या फ़ायदा, दे हैड अ मुद्दा, दे हैड अ स्ट्रैटेजी कि इनसे लड़के हमारे को नुकसान ही होना है। तो दे मेड अ ट्रूस, जिन्होंने ट्रूस का मतलब है कि जो बहुत पहले की लड़ाई चल रही है उसको अब वापस रिजॉल्व कर लिया, एक अग्रीमेंट बना लिया और उसको कहा कि लेट्स सॉल्व दिस थिंग एंड लेट्स बी अ गुड फ्रेंड्स। तो इसमें था उन लोगों ने एक समिट को साइन किया, दैट इज सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन योर माइंड। और इसको कहाँ साइन किया गया था? अल उला इन सऊदी अरब। और इसमें क्या हुआ था कि जो जितने ये एलीज थे, कतर हैज़ ब्रॉट टू एन एंड फॉर नाउ देयर लॉन्ग फ्यूड।
मतलब ये इन लोगों ने इस ट्रूस में ये था कि कतर को इन लोगों ने, जो कि गल्फ कोऑपरेशन का ही था, ये कतर है, दिस इज बहरीन, दिस इज कुवैत, दिस इज सऊदी अरब, दिस इज ओमन, दिस इज यूएई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ही दे देंगे कि ये है, इसमें से कौन सा नहीं है। ईरान, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन। तो इसमें से ये जो 6 कंट्रीज है, दे आर द पार्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन। इन लोगों ने मिलके कतर को एलिमिनेट कर दिया था, इन लोगों ने इसको ब्लॉकेट कर दिया था और बहुत टाइम तक इसको कहा था कि हम तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, तुम्हारे में कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करेंगे, और लगभग इसको चारों तरफ से। एंड इफ यू कैन सी कि कतर इज ऑलमोस्ट इट इज कनेक्टेड विद बहरीन, सऊदी अरब, यूएई। तो इन लोगों ने कहा था कि हम तीनों तरफ से तुम्हें इधर से ब्लॉकेट कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास अब एक ही पानी वाला रास्ता है, अब तुम उधर से ही जाओगे। उसके बाद इन लोगों को रियलाइज हुआ कि कतर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज देर आर सो मेनी ह्यूज कंट्रीज हु इज सपोर्टिंग देम। तो इन लोगों ने फाइनली सोचा कि लेट्स सॉल्व दिस लड़ाई झगड़ा एंड कम टू अ पॉइंट जहाँ पे हम लोगों का ये था। तो 2017 में क्या हुआ था, बैकग्राउंड में ये हुआ था कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन एंड इजिप्ट, इन लोगों ने ब्लॉकेड इम्पोज कर दिया गया था। कहा था कि हम कुछ तुम्हारे साथ कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं करेंगे, और तुम क्या है, तुम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, और ऐसे वैसे बोल के इसको कहा कि हम तुम्हें अपने इस से हटा दे रहे हैं, अपने इस रूट से। तो उन लोगों ने ये कहा था, दे ऑल्सो इशूड 13 डिमांड्स फॉर इट टू बी लिफ्टेड, विच इंक्लूडेड शटिंग डाउन द कतर फंडेड टीवी नेटवर्क अल जजीरा, क्लोजिंग अ टर्किश मिलिट्री बेस एंड रिड्यूसिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ईरान। इनका ये कहना था कि जो ये अल जजीरा है, हम सबको पता है कितना ये फैक्चुअल चीज़ दिखाता है, कितना जो है जेन्युइन चीज़ दिखा रहा है। उसको कतर इन गल्फ कोऑपरेशन वाले लोगों ने कहा था कतर को कि इसे बंद कर दो, क्योंकि ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और जो तुम्हारा रिलेशन है ईरान के साथ, कतर का बहुत अच्छा रिलेशन है ईरान के साथ, ईरान इज कम्प्लीटली सपोर्टिंग कतर। तभी इन लोगों को रियलाइज हुआ कि यार कतर को वापस ले आते, नहीं तो ये बहक बहक के उसके टीम में चल जाएगा। तो ईरान ने इस कतर को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। तो इन लोगों ने कहा कि जो ईरान है, ये तुम्हारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ईरान के साथ, उसे कम करो, और जो तुम इनके ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, इसे कम करो। कतर इज लाइक, डूड मैं ऐसे कुछ नहीं करने वाला, डिड नॉट बच डिस्पाइट द हेवी इकोनॉमिक कॉस्ट। और उसने, इन लोगों ने बहुत एड़ी चोटी कर ली इसको अलग करने का, बट कतर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नुकसान झेल लूंगा, बट मैं अपने ईरान के साथ रिश्ता नहीं कम करने वाला, मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है ईरान के साथ, और मैं अपना कुछ भी टीवी का जो शो है, ये जो टीवी नेटवर्क है अल जजीरा, इसको भी हम नहीं बंद करेंगे। तो फाइनली दे रियलाइज कि लेट्स नॉट फाइट एनी मोर। तो उन लोगों ने ये जो गल्फ क्या कहते हैं, फाइनली गल्फ हेल्प ईरान एंड टर्की रियाद्स मेन राइवल्स वाइल इट फेल टू स्कटल कतर स्टैंडिंग। तो इन लोगों की जो ईरान और टर्की के साथ लड़ाई हो रही है, हेयर्स ईरान एंड टर्की समवेयर है आई गेस। तो इनकी जो लड़ाई हो रही है, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि यार अगर हम कतर से और लड़ाई करते जाएंगे तो इसका रिलेशन टर्की और ईरान के साथ बहुत अच्छा बनता जाएगा। और ये जो 2 कंट्री है, ये बहुत बड़े गल्फ के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो ये जो 13 स्पेसिफिक डिमांड्स थे, तो इन लोगों ने फाइनली देखा कि यार ये कतर तो मान ही नहीं रहा, हम कुछ भी डिमांड रख ले रहे हैं। तो इन लोगों ने फाइनली क्या किया, एक अग्रीमेंट बनाया on non-intervention in other countries' internal affairs and cooperating to ensure regional stability and security। कहा कि let's do this, कि हम दूसरों की कंट्री में इंटरफेयर ना करें, और हम नहीं भी करेंगे तुम्हारी कंट्री में उतना इंटरफेयर, और लेट्स स्टैब्लिश अ गुड रिलेशन विद ईच अदर, और एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की, क्योंकि हमें रहना तो एक ही घर में है। तो इसलिए लड़ाई ख़त्म करते हैं। तो फाइनली दे एंड अप एंड इन लोगों ने ट्रू साइन किया। Qatar is back into their country, I mean into their cooperation. I mean it was there, but इन लोगों ने वो सारा जो ब्लॉकेज थे वो हटा दिए, उसे एंड कर दिया। US back in the Paris Climate Club. This is a very important thing. 2015 में कन्वेंशनल ऑन क्लाइमेट चेंज पे ये पेरिस क्लाइमेट क्लब बना था, जिसमें ये था कि सारी कंट्रीज मेड एन अग्रीमेंट कि वो ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस को कम करेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो चाइना है वो 29% ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिट करती है। देन आफ्टर दैट यूएस है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद जापान है। आप लोग के मन में आ रहा होगा कि हम यूएस का इतना मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, यूएस ने तो सिर्फ 16% कर रहा है कंपेयर टू चाइना दैट इज एमिटिंग 29%। तो अगर आप ध्यान दो तो चाइना की जो पॉपुलेशन है, इट इज़
इट इज़ फार 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 मोर देन यूएस। तो यूएस की जो लाइफस्टाइल है इसके कंपेरेटिवली जो लोग हैं, इसका मतलब ये है कि इनके लोग बहुत कम है बट ये लोग एमिट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर पर कैपिटल देखा जाए, पर कैपिटा एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यूएस हैज़ द हाईएस्ट वन। ओबामा ने भी स्टेप लिया था। ओबामा इज़ लाइक, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ओबामा, बट ओबामा ने ये किया था कि भाई अब सब लोगों को करना है, सब लोगों ने अपना अपना देखना है, सबको इतना उसने, ठीक है, ही वॉज रिजिड अबाउट द थिंग कि ही वॉज सेइंग कि सबको, ही वॉज वेरी हार्श अबाउट दैट थिंग कि सबको एमिशन ख़त्म करना है, और आई मीन सबको एमिशन कम, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कम करना है। और इसने ये सिंपली कह दिया था कि आई डोंट केयर, तुम बाय हुक बाय क्रूक डू इट। और उसको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि how is it possible for a developing countries like China and India, where they're you know, they're surviving for their they're working for their survival, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना और टेक्निकल सपोर्ट के बिना कहाँ से कर लेंगे। फाइनली हमारे जॉय बिडेन आए, उन्होंने डांस करते करते क्लब को ज्वाइन किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो 2050 तक एक मैकेनिज्म ऐसे सेटअप करेंगे कि वो जो नेट ज़ीरो पे ले आएंगे जो भी एमिशन है, enforcement mechanism to achieve net zero mechanism no later than 2050. The plan revolves around 10 million well-paying clean energy jobs with a focus on solar and wind power, close linkages between university research and the private sector, active support for carbon capture, utilization and storage, and Renasa in green transport. तो जॉय बिडेन ने थोड़ा बेटर स्टेप लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पहले प्लान बताया कि हमारा ये स्ट्रैटेजी है और हम विंड और सोलर की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, हम सबके बीच में कोऑपरेशन बनाएंगे ताकि जितने रिसर्च यूनिवर्सिटी रिसर्च है और प्राइवेट सेक्टर है वो लोग अपनी अपनी एडवाइजेस दे, एंड देन एक्टिव सपोर्ट रहे कार्बन कैप्चर का, मतलब जितने कार्बन एमिट कर रहे हैं उसको किस तरीके से कैप्चर करना है, यूटिलाइज करना है, स्टोर करना है, और मूविंग टुवर्ड्स द बेस्ट वर्जन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो लोग क्या कहते हैं, financial and technical support भी देंगे to all that developing countries so that they can they can reduce greenhouse emission gas। हाँ, भारत रत्न प्रोफेसर राव ये क्यों इतने स्माइल कर रहे हैं? एक्चुअली इनको ENI इंटरनेशनल अवार्ड मिला है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनर्जी स्टोरेज, ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। इनको ये अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी, ही इज़ एक्चुअली अ मोर ही इज़ मोर टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जीज, और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखना बहुत ज़रूरी है कि इनके लाइफ में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है। ही वर्कड मेनली इन सॉलिड वेस्ट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, और इनका मेन भी यही था, वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट, ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल्स केमिस्ट। और ऐसे इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक ऑन दिस थिंग। And he has an immense contribution to nanomaterials over the last 2 decades, beside his work on hybrid materials. And the last topic we have WhatsApp privacy concerns. WhatsApp's decision to delay the update of its privacy policy following a backlash from its users is an acknowledgement of the increasing role played by privacy concerns. इसका मतलब ये है कि किस तरीके से अभी तक WhatsApp कहते हैं ना, हम अब अपडेट कर रहे हैं, हम privacy मतलब अब हम अपडेशन चाह रहे हैं, ये है वो है, बट इन लोगों ने थोड़ा डिले करते रहे। क्यों डिले कर रहे हैं? बिकॉज जो लोगों का है, लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस क्या आ रही है वो हम अभी देखेंगे कि इस रीज़न से इनका डिले हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली ये प्रिवेसी कंसर्न बोल क्या रहा है कि जो भी हम डेटा है हमारा व्हाट्सएप पे है वो ऑटोमेटिकली फेसबुक के साथ शेयर हो जाएगा। क्यों? फेसबुक ने ऐसा क्या कर दिया? फेसबुक ने सिंपली फेसबुक ने इसको $19 बिलियन में ख़रीद लिया है, और उसने ये कहा है कि ही हैज़ बिकम द फादर ऑफ दिस व्हाट्सएप कंपनी, और उससे वो पैसा कमाना चाहता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो प्रॉब्लम्स फॉर द फेसबुक ओन ऐप स्टार्टेड व्हेन इट अनाउंस्ड एन अपडेट टू इट्स terms of service and privacy policies, according to which users would no longer be able to opt out of sharing data with Facebook। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम फेसबुक के साथ अपना डेटा नहीं शेयर करना चाहते, तो ये वाला जो ऑप्ट आउट वाला ऑप्शन है ये इसको हटा देंगे, ऐसा इन्होंने कहा था इस प्रिवेसी वाले कंसर्न के लिए इस व्हाट्सएप की न्यू अपडेशन में। तो दिस ट्रिगर्ड अ मास एक्सोडस
फ्रॉम व्हाट्सएप। तो बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप को छोड़ ही दिया, कहा कि छोड़ो भाई, इसको हटाओ, डिलीट करो, वी हैव अदर वेज ऑल्सो। हमारे पास टेलीग्राम है, हमारे पास वी चैट है, मी चैट है, और बहुत सारे ऐसे चैट है। और उसके बाद मिलियंस ऑफ बिजनेस इंटरेक्शंस टेक्स प्लेस एवरी डे ऑन व्हाट्सएप। मतलब सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है ना कि व्हाट्सएप इज नॉट ओनली अ चिट चैट ग्रुप, बट इस पे बिजनेस इंटरेक्शंस भी होते हैं, बिजनेस मीटिंग्स भी होते हैं। तो अगर एंड द न्यू privacy updates are supposedly to make these easier while also enabling personalized ads on Facebook। तो अब क्या हो रहा है कि जो उनको अगर हमारे इस आइडिया के बारे में पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ डीलर ऑफ चॉकलेट्स, तो मेरे को फेसबुक पे अगर मैं जैसे ओपन करूँगी तो मेरे को वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम उधर करेगा कि किस तरीके से मेरे को चॉकलेट्स के उधर एडवर्टाइजमेंट्स या फिर जितने चॉकलेट्स के रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट होगी मुझे उधर वो शो करने लग जाएगा। एंड देन अच्छा, ये जो चीज़ है, ये जो भेदभाव है, ये सिर्फ हमारे साथ है। क्यों? ये यूरोप की कंट्रीज में नहीं है। इवन देन इट कैन नॉट फोर्स दीज चेंजेस ऑन इट्स यूजर्स इन यूरोप बिकॉज डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैव स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ यूजर डेटा। उनके पास जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, जिसके चक्कर में वो अपनी ये जो भी है ट्रांसफर और ये स्टोरेज का डेटा है, इस पर बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। दे आर वेरी रिजिड अबाउट दिस थिंग कि हम यूज़ करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। मतलब दे विल बॉयकॉट दैट थिंग एंड दे वेरी पिक्यूलियर, दे नो अबाउट देयर राइट्स कि इस तरीके से कोई हमारे प्राइवेसी में, मतलब दे कैन नॉट इंटरफेयर, नोबडी कैन इंटरफेयर इन देयर प्राइवेट मैटर्स। तो फाइनली अब हम इंडियन, एज एन इंडियन हम क्या कर सकते हैं? अभी तक हमारे इंडियंस के पास ऐसा कुछ था नहीं, बट जो श्री कृष्ण कमेटी है उन्होंने इस चीज़ पे हाईलाइट किया है कि ही एड्रेसेस द कंसर्न अबाउट ऑनलाइन डेटा प्राइवेसी in line with the 2018 पुट्टस्वामी जजमेंट। उस जजमेंट पे इस कमेटी ने ये कहा था there is an urge, there is a need to establish a good authority to take this concern. The union government has asked WhatsApp to withdraw the proposed changes to its privacy policy, stating that it raised grave concern over the implications of the choice and autonomy of the Indian citizens. तो इस तरीके से अब चलो, थैंक गॉड इंडिया जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उसने भी व्हाट्सएप को कहा है कि प्लीज़ इस चीज़ को हटाओ। और क्योंकि ये हमारे आज़ादी को और हमारे आर्टिकल 21 को इंटरफेयर कर रहे हैं। मतलब अगर इट्स सो ऑकवर्ड टू से कि मेरा जो चैट है वो कोई और पढ़ रहा है, तो दिस इज जस्ट interfering in my privacy matters, private matters. So guys, please do like and subscribe if you like the channel, and do share. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Jai Hind.